हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। कल हमने टेस्ट सीरीज़ किया था। जो हमारा टेस्ट था वो था 6311 और उसका हमने फर्स्ट पार्ट कल हमने किया था, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन कल पूरे किए थे विद सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होता है जीएस 1 पेपर में, ठीक है। प्रीलिम्स में इस तरीके का पेपर आता है और जो सी सेट का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। टाइम लिमिट आप लोगों की 2 आवर्स ही रहती है, ठीक है, दोनों पेपर में। और 200 मार्क्स का पेपर होता है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से कल हमने यहाँ पे किए थे, मैंने आप लोगों को बताए थे। कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे के हम उसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को और क्वेश्चन बताए थे पहले, ठीक है। और इससे पहले भी हमने कल हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम करेंगे 51 क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। और कहीं भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को आज मिल जाएगी, पूरी वीडियो 100 क्वेश्चन की। वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना चैनल का लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है हमारा। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन समितियों ने सिफारिशें की हैं, ठीक है। यहाँ पे समितियां दी गई हैं और उनसे पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में किन समितियों ने सिफारिशें की हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 4 नेम बताए गए हैं। पहला है खुसरो समिति, सेकंड है राज मन्नार समिति, थर्ड है MM पुंछी आयोग और फोर्थ है सरकारिया आयोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन है ए केवल 1 और 4, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 1, 2 और 3 और डी है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुसरो समिति है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, जो उसको हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 और 4, 2, 3 और 4, ये आप लोगों का तीनों समितियाँ, ठीक है, यहाँ पर सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 समितियों के नाम दिए गए हैं। पहला है थुंगन समिति, सेकंड है अशोक मेहता समिति और सी है GVK राव समिति और डी है LM सिंघवी समिति, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा अशोक मेहता समिति, सही आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पे सही आंसर पूछा गया है। पहला है भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं, ठीक है। सेकंड है एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे पूछा गया है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी हाल ही में कुछ ही वर्षों से दे रहा है। आप लोग PYQ देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोगों को अपनी तैयारी को देखना होगा कि क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कथन है वो है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ठीक है, सेकंड है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कथन है ये आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कथन जो पहला वाला है वो गलत है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग जरूर देखिएगा, आंसर की सेम वही है, क्वेश्चन भी वही है सारे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी कि ईस्ट रिएक्टर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये है आपका चीन का। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि चीन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, इनका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है, न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, ये भारत के लोक लेखा पर भारित होते हैं। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति और तनख्वाह समिति संबंधित है, किससे संबंधित है यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति और तनख्वाह समिति किससे, ये सभी जो है किससे संबंधित है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों में सुधारों से, ऑप्शन बी पंचायती राज सुधारों से, ऑप्शन सी न्यायिक सुधारों से और ऑप्शन डी है निर्वाचन सुधारों से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट यानी कि GEAP
पी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली है, यह परोपकारी संगठनों, बहुपक्षीय संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है, ठीक है। सेकंड है, इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 4 गीगाटन की कमी लाना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे उसकी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो दोनों की दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ, ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, वीरता पुरस्कारों, ठीक है, यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको सही बताना है, ठीक है। पहला है, ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। सेकंड है, सामान्य नागरिक यानी कि सिविलियंस, ठीक है, वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है। अभी देखते हैं, अब देखते हैं, सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो वीरता पुरस्कार हैं जितने भी, मतलब सभी वीरता पुरस्कार जो है मरणोपरांत ही दिए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये आपका 3 स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है, तो इस नज़र से मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगी। आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है, ये संविधानेतर निकाय है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। सेकंड है, सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, नहीं, यहाँ पे सेकंड आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, तो सेकंड तो गलत ही हो गया, तो ये नहीं होगा। ये संविधानेतर निकाय है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ऑब्वियसली, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। ऑप्शन आता है ए, केवल 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, प्राय सुर्खियों में रहने वाली कोक बोरोक, ठीक है, कोक बोरोक भाषा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। याद रखेंगे आप, इसको आप डीपली भी देखेंगे। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिपुरा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मैं आप लोगों को PDF आज दे दूंगी, तो वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62, यहाँ पे एक परिच्छेद दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसको समझिएगा, ठीक है। ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। कौन सी लकड़ी के बनाए जाते हैं? अकुंडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की झांकी में इस 400 वर्ष पुरानी शिल्प कला को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि किस खिलौने का वर्णन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोंडापल्ली खिलौने, ऑप्शन बी निर्मल खिलौने, ऑप्शन सी
कोप्पाका खिलौने, और ऑप्शन डी है तंजावुर की गुड़िया। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा एटी कोप्पाका खिलौने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन बी है वे राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्त होते हैं। ऑप्शन सी है किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल का या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, जो नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संसद सदस्यों की अर्हता, ऑप्शन बी है मतदाताओं की अर्हता, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों का निबंधन, ऑप्शन डी है चुनावी अपराध। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मतदाताओं की अर्हता। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पे पहले आप लोगों को 3 नाम बताए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कितने प्रस्तावों के पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सेकंड है विशेषाधिकार प्रस्ताव, और थर्ड है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कितने सही हैं। केवल एक सही है, कौन सा एक सही है वो नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कितने सही हैं। ठीक है, एक सही है या 2 सही है या तीनों सही है या फिर कोई भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, केवल 2 जो है इनमें से सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नगर क्षेत्रीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही पूछा गया है। ठीक है, पहला है यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी स्थानीय निकाय है, नगर क्षेत्रीय समिति। ठीक है, सेकंड है इसे संबंधित राज्य में एक सर्वाधिक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है, यानी कि सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है, और एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी निकाय है, स्थानीय निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट जो है मैं बताऊंगी आपको, ये बिल्कुल सही है। तो इस नज़रिए से आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ो आप लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 67। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और जो है क्वेश्चन में आपको सही बताना है। सही पूछा है कि कितने सही हैं, इनमें से एक सही है, कौन सा एक सही है ये नहीं बताना है, बस ये पूछा गया है कि कितने सही हैं, 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है, कोई भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। पहला है विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। सेकंड है धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है। और थर्ड है आपका
विधान परिषद का सदस्य राज्य सरकार में मुख्य मंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से इन तीनों में से जो है वो एक सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि केवल एक। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 68। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, कौन सा या कौन से सही नहीं है। ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि वो सही नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सही नहीं है उसको बताना है, जो गलत है उसको बताना है। फर्स्ट है यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो ऐसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। सेकंड है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक, ये वाला। ठीक है, आंसर के नज़रिए से ये है जो नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पूरे आंसर की पता चल सकेंगे, ऐसे नहीं पता चल सकेंगे। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखेंगे, उम्मीद है मेरे को कि वो ज़रूर देखेंगे इसको पूरा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 69। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने का उनके पास अंतिम अधिकार है। सेकंड है उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड है राज्यसभा के सभापति को 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक सही है, कौन सा 2 सही है या कौन से 3 सही है, बस आपको ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे बताना है कितने सही हैं कितने नहीं हैं। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपकी जो 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी इनमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक निम्नलिखित पात्रता शर्तों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पे जो है आपको सही पूछा गया है कि सही कौन सा है। ठीक है, पहला है उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, और सेकंड है उम्मीदवार की आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही 2। तो यहाँ पे ये 30 वर्ष वाला गलत है, तो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट है वो पहली वाली सही है, तो उस नज़रिए से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है यानी कि केवल एक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है इसको। पहला है
उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदाता सूची प्रदान की जाती है। सेकंड है, उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकता। थर्ड है, उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने सही हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को उपयुक्त में से कितने लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। क्या पूछे गए हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है सही है, यानी कि तीनों ही होते हैं। ठीक है, तीनों ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से व्यक्ति शामिल है। कौन से व्यक्ति शामिल है? ठीक है, यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे 5 बताए गए हैं। पहला है राज्यपाल, सेकंड है विधान परिषद के अध्यक्ष, थर्ड है विधानसभा के सदस्य और फोर्थ है विधान परिषद के सदस्य एंड लास्ट में आपका राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए में है केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4 और 5। ठीक है, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राज्यपाल तो नहीं है। ठीक है, तो 1 नहीं है तो आपका यहाँ पे हट गया। ठीक है ना, और राज्य के महाधिवक्ता तो होते ही हैं, 5वां तो है, यानी कि 5 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। जहाँ पे आगा आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। अब आते हैं, बस आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी पता, आप ये ट्रिक भी तभी लगा सकते हो, ऐसे तुक्केबाजी नहीं, लेकिन उसके लिए पढ़ा होना चाहिए आपको। जहाँ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, माइंड में चीज़ें होंगी, तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही पूछा गया है। ठीक है, आपको बताने कितने सही हैं। पहला है, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। सेकंड है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। और थर्ड है आपका, किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC का पुनर्गठन किया। ठीक है, इस संदर्भ में AEC यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे सही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने सही हैं, कौन से सही है ये नहीं, कितने सही हैं इनमें से, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या सभी चारों सही हैं। ठीक है, इस तरीके से बताना है। तो पहला है, AEC यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पहली बार 1948 में की गई थी। सेकंड है, परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और थर्ड है, आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी। फोर्थ है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग की
नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी चारों। तो यहाँ पे जो है आपकी चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि सभी 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे सही पूछा गया है। ठीक है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि सही पूछ रहे हैं या नहीं है। जो सही नहीं है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला है संसद के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। सेकंड है इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, यानी कि रिटायर होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तो इस नज़रिए से आपका आंसर होता है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित मदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे 11वीं अनुसूची की बात की जा रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि जितनी भी सूची हैं, अनुसूचियाँ हैं, उनको आप लोगों ने पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार आता है, और ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितनी भी सूचियाँ हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिमाइंड करिए उसको माइंड में। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपको 5 बताए गए हैं। पहला है कृषि, सेकंड है भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, थर्ड है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, फोर्थ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और फिफ्थ है विवाह और विवाह विच्छेद। ठीक है, आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है 5वां जो है यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, विवाह और विवाह विच्छेद ये आपका 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 5 को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है, यहाँ 4 नहीं है लेकिन 4 तो शामिल है, और यहाँ पे 1 नहीं है और 1 भी शामिल है कृषि। ठीक है ना, और 3 भी शामिल है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। तो इस नज़र से ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस इनको डीपली थोड़ा पढ़ना है, नज़रिए अच्छे उससे पढ़ेंगे आप लोग फोकस होकर, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। पहला है विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन का आहरण नहीं कर सकती है। सेकंड है इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सही बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 जो है वो सही है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में। 78 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्लेन रॉकेट क्या है।
ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, यह एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य मध्यम भार उठाने वाला 2 चरणीय रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स द्वारा परिकल्पित और निर्मित किया गया है। ऑप्शन बी है, यह नासा का 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन है। ऑप्शन सी है, यह एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य उच्च भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। ऑप्शन डी है, यह पूर्णतः 3D प्रिंटेड अर्ध क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट है जिसे अग्निकूल कॉस्मोस द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। इसको देखते हैं। यह एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य मध्यम भार वाला उठाने वाला 2 चरणीय रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स द्वारा परिकल्पित किया गया है, ये तो गलत है। यह नासा का 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट है, ये भी गलत है। यह पूर्णतः 3D प्रिंटेड अर्ध क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट है जिसे अग्निकूल कॉस्मोस द्वारा, नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित और संचालित किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताना है, ठीक है। पहला है, यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। सेकंड है, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट तो गलत है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी मतलब नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसका डायरेक्ट बता रहे हैं मैंने आपको आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित स्थितियों में से कितनी में मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर बताना है आपने। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है, यह यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, ठीक है। पहला ये है, यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर देती है। सेकंड है, यदि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। थर्ड है, यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धन विधेयक को अस्वीकार कर देती है, ठीक है। इसमें बताना है आपको कि कितने सही हैं, ठीक है। केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या कोई नहीं, इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है सही हैं, तो इस नज़रिए से यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ये सभी जो है वो सही हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कितने सही नहीं हैं, ठीक है, वो बताना है। पहला है, पिनाका प्रणाली का पहली बार उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था, ठीक है। सेकंड है, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। थर्ड है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कितने सही नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि कौन से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन से नहीं है, बस ये बताना है कितने नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 जो है इनमें से
स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही बताना है। ठीक है, पहला है, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया है। सेकंड है, लोक अदालत का अधिनिर्णय बाध्यकारी नहीं होता है तथा यह अपील योग्य है। थर्ड है, लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक विधियों का सख्ती से अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कितने सही हैं। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन में से जो है आपके दो सही हैं, तो उस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ब्लू घोस्ट मिशन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही बताना है। फर्स्ट है आपका, ब्लू घोस्ट मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। सेकंड है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसे जो है इसरो द्वारा तो नहीं किया गया है, तो एक गलत है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है ऑब्वियसली, तो उस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। उम्मीद है आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज समझ में आ रही होगी, अच्छे से पसंद भी आ रही होगी। कहीं भी अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर है 84। महाकुंभ मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा कुंभ हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में बाद में। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। ठीक है, सेकंड है, कुंभ मेले को 2023 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी आपको, बहुत चर्चा में रहा था, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, ये वाला तो नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, 144 के बाद ही जो है ये हुआ था और प्रयागराज में ही आयोजित होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ठीक है, एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और बक्सों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने पारंपरिक मतपेटी प्रणाली की तुलना में ईवीएम के लाभ हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं। पहला है, इससे अवैध मतों की संभावना समाप्त हो जाती है। इससे मतगणना की प्रक्रिया द्रुत हो जाती है। और लास्ट है, इससे छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में मतपत्र की केवल एक शीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके ऑप्शन 4, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निर्वाचन
क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संसद, ऑप्शन बी है भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। ठीक है, तो परिसीमन आयोग की बात की जा रही है। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करने की शक्ति। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे आप, उसमें आप अच्छे से जानेंगे इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही बताना है। ठीक है, कौन सा सही है? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषदों का गठन किया है। ऑप्शन बी है विधान परिषदों में कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं होते। यहाँ पे एक ये इस तरीके का स्ट्रीम वर्ड है और यहाँ पे एक ये भी है और एक ये नेगेटिव भी है। ठीक है, ये कहीं कहीं पे यूज़ होता है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी है विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन डी है विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है। ऑब्वियसली तो ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है और यहाँ पे बताना है सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, नेगेटिव वाला बताना है। तो पहला है स्टेटमेंट, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है। ठीक है, सेकंड है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, और थर्ड है किसी राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है कितने सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी नहीं के नज़रिए से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जिन बच्चों ने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं उनकी आंसर की जानने के लिए आपको इससे पहले वाला जो भाग है वो देखना पड़ेगा। पहला वाला पार्ट जो है 6311 फर्स्ट पार्ट, इसका देखना पड़ेगा आपको, तभी आप उसकी आंसर की जान सकेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 89। पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सही पूछा गया है। पहला है स्टेटमेंट आपकी, संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता। सेकंड है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये डायरेक्ट मैं बताऊंगी आपको, ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं अपने इलाके में तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। संघ और राज्यों की
कराधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, संसद के पास अनन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार है। सेकंड है, राज्य विधानसभाओं के पास तीनों सूचियों में से किसी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषयों पर कर निर्धारण की शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो इस नज़रिए से जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। संसद सत्र के 17वां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा सही नहीं है, यानी कि जो गलत है उसको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, 17वां में लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है, सामान्य तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी 17वां के लिए अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन सी है, लंबित नोटिस, यानी कि उन नोटिसों के अलावा जो विधेयक पेश करने से संबंधित होते हैं 17वां व्यपगत हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, भारत का राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का 17वां कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी, अधिसूचना जारी करता है, ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं वाला वो बताना था, तो ऑप्शन बी आपका आंसर के नज़रिए से सही है, जो गलत पूछा गया है, नहीं पूछा गया था ना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। लोकसभा में सत्र राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला है ऑप्शन ए है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा। ऑप्शन बी है, नाम निर्दिष्ट सांसदों द्वारा। ऑप्शन सी है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, वो होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्लास बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन में ही टेस्ट सीरीज बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप पूरा वीडियो जो है प्रॉपरली अच्छे से देख सकें। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही बताना है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है सही कौन सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 1 और 2 दोनों ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बताना है, तो इनको पढ़ते हैं। पहला है, नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। सेकंड है, संविधान केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला वाला तो यहाँ पे गलत लग रहा था मुझे पहले से ही। ठीक है, तो इस नज़रिए से जो है, और ये संविधान केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है, ये सही है, तो यानी कि आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, अब आते हैं 94 क्वेश्चन पर। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है आपको सही बताना है कि इसमें से कितने सही हैं। ठीक है, कौन सा नहीं, कितने सही हैं। 1 सही है, 2 सही है, या तीनों सही है, चारों सही नहीं है, तीनों सही नहीं है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से। पहला है, कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सेकंड है, कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, थर्ड है, 1/3 सदस्य उस विशेष राज्य के लोकसभा सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आप लोग प्लीज़ शेयर भी करिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आ रहे हैं क्वेश्चन, कहाँ से बार बार टॉपिक लिया जा रहा है, किस तरीके से डाइवर्ट करके सेंटेंस दिया जा रहा है, स्टेटमेंट्स दी जा रही है, पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, किसी ना किसी बच्चे को हेल्प ज़रूर होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। कहीं भी दिक्कत है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स आप लोगों को अगर पूरे चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैंने जो प्राइस है वो साथ में मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से बता रखा है, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिए, अच्छा है वो। और पूरे आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, इसी तरीके से कंप्यूटर में टाइप किए हुए नोट्स मिलेंगे, ताकि आप लोगों को राइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। एनसीईआरटी पूरी है 6 से लेकर 12 तक। मैंने प्राइस जो है वो पूरा मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक बता दूँगी। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही आंसर बताना है। ठीक है, पहला है, किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्षतः संविधान द्वारा अधिदेशित है। सेकंड है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 105वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला तो गलत है, तो यहाँ पे 2 इस वजह से गलत हो गया। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्ष संविधान द्वारा अधिदेशित है, तो ये सही है। ठीक है, 1 सही है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही, यानी कि केवल 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता या अर्हताएं हैं या हैं। ठीक है, आपको बतानी है और आपको यहाँ पे जो है सही आंसर बताना है। पहला है, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सेकंड है, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। थर्ड है, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। 35 वर्ष वाला तो नहीं होगा फर्स्ट, क्योंकि एज वाला जो पूछा गया है न्यूमेरिकल, अगर कहीं पे अगर पूछा जा रहा है तो वो एग्जिट नहीं होता है कहीं कहीं पर, तो ये वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस नज़रिए से आपका जो आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है वो आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। लोकसभा में अध्यक्ष पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं 2 और यहाँ पे सही पूछा गया है। पहला है, अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता है। ठीक है, सेकंड है, निवर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। ठीक है, आपको सही बताना है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। ये दोनों जो है वो गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर बताना है। ठीक है, पहला है नगर निगम गठन बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि के प्रशासन के लिए किया जाता है। सेकंड है राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम है। थर्ड है नगर निगम में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कितने सही हैं। केवल एक सही है, कोई सा भी एक सही हो सकता है वो। ठीक है, केवल 2 सही है, कोई से भी 2 सही हो सकते हैं, सभी तीनों सही है या फिर कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी 2 स्टेटमेंट सही है, तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही आंसर जो है वो बताना है। पहला है मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार होता है। सेकंड है मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। इस नज़रिए से आपका आंसर होता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारा लास्ट है इस टेस्ट सीरीज का। याद रखिएगा ये टेस्ट सीरीज नंबर था हमारा 6311। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। ठीक है, फर्स्ट है इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। सेकंड है केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य बनने के अर्ह होते हैं। एक तो केवल स्ट्रीम वर्ड्स आ गए यहाँ पर, और यहाँ पे इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही, ठीक है, बाध्यकारी होते हैं, मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर डायरेक्ट मैं बता रही हूँ वो होगा आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी और आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। और जो वाला क्वेश्चन था ना ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, आप देखेंगे पॉलिटी की क्लास मेरे एनसीईआरटी में, मैंने नोट्स बताए हुए हैं पॉलिटी में, तो वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी क्लासेस भी देखिए, आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे हैं तो पेपर में भी पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड बुक्स को देखेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। फिर हम कल मिलते हैं अपने एनसीईआरटी नोट्स के संग। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे में आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज कराऊंगी, वो हमारी रहेगी। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज हमारी रहेगी। आज हमने करी सी 6311 की थी ना, सॉरी। तो यहाँ पे हम आपकी क्लास फिनिश करते हैं आज। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ पूरा देखिए, अच्छे से समझिए इन चीज़ों को। हम कल मिलते हैं एनसीईआरटी नोट्स के संग। आप सबको तब तक के लिए मेरा बाय बाय।